मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत का 10वां पाठ पढ़ेंगे, कामचोर। इस पाठ का हम एक भाग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। जैसा कि हमने पहले भाग में पढ़ा था कि इस पाठ की लेखिका हैं इस्मत चुगताई और उन्होंने इसमें अपने बचपन की यादों का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये बहुत छोटे जब थे तब उस समय कई भाई बहन थे, संयुक्त परिवार था जिसमें बच्चों की संख्या अधिक थी, जिसके चलते माता पिता ने ये कहा इनको कि ये बच्चे भी कुछ काम करें। ये कोई काम नहीं करते थे, इनके हिस्से का काम नौकरों को करना पड़ता था, इसलिए नौकरों को बहुत सारा काम हो जाता था, इसलिए इनको काम करने के लिए कहा गया। तो इन लोगों ने काम ऐसा किया कि सारा काम खराब कर दिया, जिसमें हमने ये जाना था कि किस तरीके से इन्होंने पौधों को पानी दिया, किस तरीके से दरी को झाड़ा, किस तरीके से नल में भी पानी भरने में धक्का मुक्की की, मुर्गियों को किस तरीके से इन्होंने भगाया, पूरे घर दौड़ाया, जिसमें से बहुत सारा नुकसान हो गया। अब इसी का अगला भाग हम पढ़ेंगे कि और इन्होंने क्या क्या काम किया घर में। तो जैसे हम चर्चा हमने की थी हम मुर्गी तक की, मुर्गियों की बात, तो यहीं से और शुरू करते हैं। जब मुर्गियों को एक दड़बे में ले जा रहे थे तो उसी समय क्या हुआ कि एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। ते तो हो गई मुर्गियों की बात। अब क्या हुआ, इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब देखिए भेड़ों की बात आई तो क्या भेड़ों को दाना खिला पाएंगे? दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम लख्तों पर चढ़ गई, मतलब धक्का मुक्की करते हुई तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। बच्चों यहाँ पे भेड़ चाल से तात्पर्य आप समझते हैं ना? भेड़ चाल का मतलब होता है कि एक भेड़ अगर आगे आगे जा रही है तो पीछे वाली भेड़ें भी उसी का अनुकरण करती हैं। आगे वाली भेड़ भले ही कुएं में कूद जाए, भले ही किसी खतरे में पहुंच जाए, लेकिन पीछे वाली भेड़ें उसका अनुकरण करती रहेंगी, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये है भेड़ चाल, यानी बिना किसी सोचे समझे पीछा करना। तो इसी तरीके से पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती आगे आगे चढ़ गए। फिर क्या हुआ, तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं, यानी वो सब सत्यानाश कर दिया जो कर रही थी बानी दीदी का दुपट्टा फैला करके। जब तूफान गुजर चुका, अर्थात जब भेड़ें निकल चुकीं, तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। यानी किसका पीछा कर रही थी भेड़ें? सूप का पीछा कर रही थी, सूंघती हुई। और जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई। ये उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, जब जर्मनी की सेना दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी, हिटलर की सेना, इसीलिए उसका उल्लेख कर दिया गया। आगे, हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। देखिए हज्जन माँ सो रही थी और वहीं से भेड़ें गुजर गई तो वो उन्हें बड़ा बुरा सपना मालूम हुआ। वो चिल्लाने लगी मारो मारो। सच में होता है, अगर कोई सो रहा है अचानक से उसके ऊपर भेड़ों जैसा कोई हमला हो जाए तो आदमी तो चौंक जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। बहरहाल इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी।
वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। भेड़े को चोट ही नहीं लगती है, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। बच्चों, मतलब ये कहने का कि जो तरकारी वाली थी तो उसने भेड़ों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भेड़ें बड़ी ढीठ होती हैं, वो किसी के रोकने से नहीं रोकती हैं। उसको धक्का उक्का मार करके उसकी सारी तरकारियाँ खा गई। वैसे भी लेखक ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि भेड़ें इतनी ढीठ होती हैं कि चाहे उनको जितना मारो उनको लगता ही नहीं, क्योंकि उनके शरीर में बहुत मोटे बाल होते हैं, ऊन जिनसे निकलता है, तो उनको मारने से ऐसा आभास होता है जैसे आप तकिए को कूट रहे हो। इसलिए भेड़ें बड़ी ढीठ होती हैं, मार से डरती नहीं है। और जो मार से नहीं डरता वो क्या तरकारी वाले के रोकने से रुक जाती हैं? नहीं। और पेट की कड़ाही में झोंक दिया था, सारी तरकारी खा गई उसकी। फिर क्या हुआ? इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। बच्चों, आपको याद होगा घर वालों ने कहा था कि जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा, तो इसीलिए सारे बच्चे काम कर रहे थे घर का। एक तरफ तो भेड़े और मुर्गी को अंदर कर रहे थे और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे बच्चे? देखते हैं। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धूली बेधूली बाल्टी लेकर, धूली बेधूली मतलब बिना धोई हुई बाल्टी लेकर के भी पहुंच गए। धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भाई, आसान काम नहीं भैंस को धोना। भैंस को समय बेसमय और ऐसा व्यक्ति दुहेगा जो कभी गया ही नहीं, तो बच्चों को देख करके भैंस का चौंकना स्वाभाविक है। फिर क्या हुआ? तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। बच्चों करते हैं ना, जानवरों के हाथ पैर बांध करके फिर उनको दुहा जाता है। तो अगाड़ी पिछाड़ी मतलब आगे के पैर और पीछे के पैर बांध दिए जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। ये देखिए बच्चों, ये भैंस के पैर बांध दिए, लेकिन दुर्भाग्य पैर बांधे कहाँ? देखते हैं। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। असली बात क्या थी? कि भैंस उनको खींच रही है। वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। ये देखिए बच्चों, ये चित्र में देखिए, उस भैंस के पैर बांध दिए गए चाचा जी की चारपाई से। चाचा जी सो रहे थे। अब जब भैंस भागी तो उनकी चारपाई भी भागने लगी, उड़ने लगी। अब चाचा जी की जब नींद खुली तो वो भला बुरा सुनाने लगे उन लोगों को जिन लोगों ने बच्चों को काम करने के लिए कहा था। ये देखिए तीनों ये शैतान बच्चे भागे जा रहे हैं। आगे यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। बिल्कुल, अगर भैंस है तो उसके बछड़े को नहीं खोलोगे तो कैसे दूध देगी? फिर क्या हुआ? तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छबाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। फिर क्या हुआ? कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। बछड़ा बड़ा तेजी से दूध पीता है।
और दूध उनको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि बाल्टी गोबर में जा गिरी थी, छोटे छोटे बर्तनों से दूर रहे थे, तो वो जो है दूध उनके बर्तन पे ही नहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यहाँ बच्चों आपने समझा क्या कि फिर नौकरों को बुलाया गया और सारा सामान व्यवस्थित किया गया, बच्चों को बाहर किया गया और ये मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। अर्थात जो तरकारी वाली थी उसको उसकी तरकारी के दाम दिए गए, वही तो उसके आंसू पोंछना हुआ है ना, जो भेड़ें खा गई थी। और जो अम्मा जी थी, घर की मुख्य स्त्री जो थी, महिला थी, उन्होंने कहा ये बच्चों के साथ मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ आगरा। आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। क्या कहा अम्मा ने, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अब अम्मा अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। तो फिर क्या हुआ, और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। बच्चों, कोर्ट मार्शल ये होता है, सेना के जो लोग होते हैं उनके खिलाफ जो अदालती कार्यवाही होती है वो कोर्ट मार्शल कहलाता है। वो सेना की अपनी विशेष अदालत होती है, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता। सेना की विशेष अदालत को कोर्ट मार्शल कहते हैं, अगर सेना के किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई केस चलाना है। अब बटालियन वही सेना की टुकड़ी को कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में लिखकर ने लिखा कि अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, उल्टा हो गया ना। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस्मत चुगताई इसकी लेखिका है। अर्थात क्या निर्णय हुआ कि अब्बा ने कहा कोई बच्चा कोई काम नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी चीज़ को हाथ लगाया यानी कोई काम किया तो उसको रात को खाना नहीं मिलेगा। और पहले कहा गया था जो काम नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा, अब जो काम करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके काम करने में ज़्यादा समस्या है, ना करने में कम समस्या थी, क्योंकि पूरा घर इन्होंने सत्यानाश कर दिया था। तभी बच्चों ने निर्णय लिया कि हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, अर्थात हम कोई काम नहीं करेंगे। भाई सबसे सरल काम होता है उठ करके अपने लिए पानी पी लेना, इससे छोटा काम नहीं है। इसीलिए बच्चों ने कहा कि हम इस छोटे काम को भी नहीं करेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ के कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, ये बच्चों के लिए कहा गया। घर में जो बच्चों की बहुत ज़्यादा संख्या थी उन सारे बच्चों को कहा गया। और मोटे मोटे इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति काम नहीं करता लोग उसको मोटा कहते हैं कि लेटे लेटे मोटा हो रहा, काम नहीं कर रहा। तो बच्चों को कहा गया। किनके बारे में कहा गया और क्यों कहा गया, और इसलिए कहा गया क्योंकि कोई काम नहीं करते थे। आगे, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हो गई। तो चारों तरफ टूटे हुए तसले, चारों तरफ कीचड़, धूल, भेड़ों के द्वारा फैलाया गया कचरा, मुर्गियों के द्वारा फैलाया गया कचरा, ये सब कुछ घर अस्त व्यस्त हो गया। इसका उल्लेख आपको करना है। या तो बच्चा राज कायम कर ले या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो अम्मा ने ऐसी बात तब कही थी जब बच्चों ने पूरे घर में उत्पात मचाया था, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया था। मुर्गियों को छोड़ दिया, भेड़ों को छोड़ दिया, भैंस का दूध दुहने के लिए बहुत सारा बवाल काट दिया, चाचा की चारपाई बांध दिया था उसमें, आपको पता है। और जो बहुत सारे उधम मचाए थे जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी, तो वो सब आपका उल्लेख करना है। और परिणाम ये हुआ कि बच्चों को अब्बा ने कह दिया कि कोई काम अब नहीं करेगा, अब जो काम करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। अर्थात बच्चों के ऊपर से ये आरोप हटा दिया गया कि वो काम नहीं करते। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो कामचोर कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमें अपना काम करना चाहिए, सही समय पर सही तरीके से करना चाहिए। छोटे छोटे काम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह काम भी करना, ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमको आता है, जो हमारी सीमा के अंदर काम है। जैसे अपनी कापी किताबें साफ रखना, तरीके से रखना, अपना बैग ठीक रखना, अपने कपड़े सही तरीके से रखना, अपने जूते सही तरीके से रखना। ये जो काम आपके अपने व्यक्तिगत हैं, ये आप अपने स्वयं करिए काम। लेकिन ऐसे काम जो आप नहीं कर सकते, घर के बड़े बुजुर्गों के काम हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि उन लोगों ने भेड़ों वाला काम, मुर्गियों वाला, पानी देने का काम, भैंस दूहने वाला काम करना शुरू कर दिया था और काम खराब कर दिया था। तो आपको भी ऐसे काम नहीं करने जो आपसे नहीं बनते हैं, आपके घर के बड़े लोगों के कार्य हैं। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? तो मेरे विचार से बच्चों ने उचित निर्णय नहीं लिया, क्योंकि हमें छोटे छोटे काम अपने करने चाहिए। जैसे पानी पीने की बात यहाँ पे कही गई, अर्थात जो भी छोटे काम है, अपना बिस्तर ठीक करना, कपड़ों को सही तरीके से रखना, और जो भी आपके अपने काम है, अपनी अलमारी साफ रखना, बैग को दुरुस्त रखना, ये छोटे छोटे काम हमें सब करने चाहिए। और बच्चों ने उचित निर्णय नहीं लिया था, और उनके इसी स्वभाव के कारण ही घर वालों ने कहा था कि ये जो है अपना काम नहीं करते, बड़े बड़े मोटे हो रहे हैं। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे काम खराब हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि हम कोई काम ना करें तो घर वाले ये कहने लगे कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे कि इस पाठ का उद्देश्य क्या था, कि आपको ये समझाने की कोशिश की गई कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, छोटे मोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। साथ ही हमें बड़े काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो हमको नहीं आता है, जो हमसे नहीं बनते हैं, उससे काम खराब हो सकता है। फिर देखते हैं, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना चाहिए। क्यों? तो इसका उत्तर यही है, इसको भी आपको लिखना है कि क्षमता के अनुरूप काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर क्षमता के अनुरूप हम काम करेंगे तो काम सही ढंग से होगा, अच्छा होगा, व्यवस्थित होगा, हमें उस काम को करने में सफलता मिलेगी, जो काम करने का हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। और अगर हम सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, और हम दूसरे का काम बढ़ा देंगे। इसीलिए क्षमता के अनुरूप काम करना जरूरी है ताकि काम सही ढंग से हो, अच्छे से हो। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय लीजिए। तो बहुत आसान है। भरा पूरा परिवार सुखद तब बन सकता है जब घर के सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य स्वयं करें, एक दूसरे का कार्य एक दूसरे पर न लादें, किसी के ऊपर बोझा न बने। अर्थात हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी का पालन करे और अपने अपने हिसाब से अपने अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करें। लेकिन दुखद कब बन जाएगा? जब घर के सभी सदस्य या अधिकांश सदस्य अपना कार्य स्वयं नहीं करते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कह दें कि अपनी क्षमता के अनुरूप भी कार्य नहीं करते हैं और काम खराब करते हैं, तो सारा परिवार दुखद रहेगा। आगे, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बड़े होते बच्चे माता पिता के सहयोगी तब बन सकते हैं जब बच्चे क्षमता के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुरूप अपना कार्य करें, माता पिता का कार्यों में सहयोग करें, अपने कार्य माता पिता पर न डालें, तब वो सहयोगी हो सकते हैं। और भार तब हो जाएंगे जब बड़े होते बच्चे किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना करें, घर में अपना भी कार्य नहीं करते, माता पिता का सहयोग नहीं करते और अपने कार्य का भार भी माता पिता पर डाल देते हैं। जैसे बड़े होते बच्चे आप अपने कपड़े धो सकते हैं, बड़े होते बच्चे अपने कमरे की साफ़ सफाई रख सकते हैं, बड़े होते बच्चे ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए खाना नाश्ता इत्यादि बना सकते हैं या माँ का सहयोग कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं करते तो भार हो जाएंगे, और अगर ये सब करते हैं तो सहयोगी हो जाएंगे। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। और अगला, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या अंतर होता है? तो बच्चों मैं बता दूं, एकल परिवार का मतलब होता है न्यूक्लियर फैमिली, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। एकल परिवार में माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, और बच्चे कैसे? अविवाहित बच्चे, माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे आते हैं। इनकी संख्या 4 या 5 होती कुल मिलाकर के। माता पिता हो गए और 2-3 बच्चे हो गए ज़्यादा से ज़्यादा।
ये एकल परिवार होता है। और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी भी हो सकते हैं, बुआ इत्यादि हो सकती हैं, कजिन हो सकते हैं। तो संयुक्त परिवार बहुत बड़ा परिवार हो सकता है। इसमें माता पिता, उनके बच्चों के अलावा जैसे कि मैंने बताया दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी इत्यादि हो सकते हैं। तो ये जो कहानी है ये संयुक्त परिवार की कहानी है। और दोनों परिवारों में क्या अंतर होता है? जैसे एकल परिवार छोटा परिवार होता है, संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है। और किस तरह के अंतर हो सकते हैं, अगर एक दो अंतर और लिखना चाहें तो एकल परिवार में झगड़े कम होते हैं, संयुक्त परिवार में झगड़े ज़्यादा होते हैं। एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण में कई बार समस्या आ जाती है, या बच्चों को अगर माता पिता छोड़ करके चले गए तो बच्चों को सही ढंग से संस्कार नहीं मिल पाते। लेकिन संयुक्त परिवार में वहाँ पर दादा दादी के साथ में, नाना नानी के साथ में बच्चे रह करके अच्छे संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे अंतर हैं और बहुत सारी समानताएं भी हैं। तो आप अपने अपने विवेक से इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना, दो अंतर आपको लिखना है। हो गया, तो इतना आपको कर लेना है। अनुमान और कल्पना और जो नीचे की चीज़ें हैं वो हम इसमें आपको बाद में बताएंगे। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, और शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर लिख करके भेजिएगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।